Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last topic, in the last video, we discussed about the common facts about the fertilization and locomotion of sperms and number of differences between the different structures. And today we will discuss about a very interesting topic, and the topic you can see on the board, and the topic is physiochemical events of fertilization. So let's start our topic. And one thing, how are you? कैसे हैं? कैसा चल रहा है आजकल? अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों के स्कूल जल्द ही खुलेंगे। जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो रही हैं। सो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजियोकेमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी उसके नाम से ही लग रहा है कि अब हम बात करने वाले हैं किसकी? केमिकल्स की। तो जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बोलना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम बात करेंगे किसकी? एंजाइम्स की। किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स की बात करेंगे। तो है क्या? अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक्चुअली ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन अब धीरे धीरे क्या होगा, हम इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं कि स्पर्म कैसे ओवा तक पहुंचा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम कैसे स्पर्म उस ओवा के साथ क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, इसको पढ़ेंगे कि स्पर्म कैसे ओवा के साथ फ्यूजन करेगा, इसको पढ़ेंगे। तो होता क्या है, द एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजोआ अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। जो स्पर्म है, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन शो करता है और वो रिलीज करता है स्पर्म लाइसिन। तो अगर हम देखें तो स्पर्म ने एक केमिकल सेक्रीट किया, क्या? स्पर्म लाइसिन। और बेसिकली हमने क्या बताया? दिस इज अ केमिकल। ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। और इस केमिकल सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इस केमिकल सब्सटेंस का जो, या हम बोले जो स्पर्म लाइसिन का नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है, ये नेचर पूरी तरीके से एंजाइमेटिक होता है। नेचर कैसा होता है इसका? एंजाइमेटिक होता है। अब इस एंजाइमेटिक केमिकल सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसके पास होता है क्या? पहला लिखते हैं, जो हम बोलने जा रहे हैं वो नाम आप पहले सुन भी चुके हो, हाई एल्यूरोनाइडेज। याद आया? हाई एल्यूरोनाइडेज। ये किसके पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं? इस स्पर्म लाइसिन के। तो इसके पास क्या है? एक एंजाइम है हाई एल्यूरोनाइडेज। ये करेगा क्या? ये क्या करता है? ये जो फॉलिकल का ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको डिसॉल्व करता है। यहां लिख लें, इट डिसॉल्व द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल। यानी जो स्पर्म लाइसिन में जो फॉलिकल का ग्राउंड
सब्सटेंस होगा ये उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। अब क्या आएगा, अब आएगा नंबर 2, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नंबर 2 लिख लेते हैं इसी का पार्ट, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके नाम से लग रहा ना किसको डिसॉल्व करेगा, बता दो यार, अब तो तुम लोग इतना तो बोला करिए साथ में। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा, डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा। देखिए जरा सा सब्सटेंस है, कितनी सारी चीजें हैं इसके पास। अब आता है नंबर 3, क्या आता है नंबर 3, नंबर 3 क्या होगा, अब क्या बचा, कौन सी मेम्ब्रेन बची, जोना पेलुसिडा बची है, जोना लाइसिन, क्या, जोना लाइसिन। इस जोना लाइसिन को हम और क्या बोल देते हैं, एक्रोसिन बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसिन बोलते हैं। अब इसके नाम से लग रहा है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। तो हमने आपको 3 मेम्ब्रेन बताई, हाई एल्यूरोनाइडेज, it dissolve the ground substance of follicle, corona penetrating enzyme, it dissolve the corona radiata, and जोना लाइसिन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसिन भी बोलते हैं, and it dissolve the जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा, अगर हम बोले these chemical dissolve the egg envelope which make the path for the sperm to reach the surface of ovum, means इन एंजाइम्स ने जब ओवा की इन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया तो हुआ क्या कि इन डिसॉल्व होने के कारण अब स्पर्म के लिए रास्ता बन जाएगा, और जो स्पर्म है वो कहां पहुंच जाएगा, ओवा तक पहुंच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको मालूम हो कि एक थिंग होती है फर्टिलाइजिन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिन, तो होता क्या है, एक थिंग होती है फर्टिलाइजिन और एक होती है एंटी फर्टिलाइजिन। इस फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन की बात करें तो ये दोनों की दोनों प्रोटीन होती हैं, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, फर्टिलाइजिन प्रोटीन एंड एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। और जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन है कहां प्रेजेंट होती है, ऑन द सरफेस ऑफ ओवा। कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओवा, ये प्रेजेंट होती है ओवा की सरफेस पर। तो अब सिंपल सी बात है कि एंटी फर्टिलाइजिन कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। कहां प्रेजेंट होगा, स्पर्म की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। अब होगा क्या, अब जो इनका फ्यूजन होना है, किसका, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट,
तो एक्चुअली ये जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर हम सिंपली देखें तो ये जो पास पास आते हैं उसमें इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब होगा क्या कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले होता है फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन। क्या होता है? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। फर्टिलाइजिन प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिन में, अब सिंपल सी बात है, दो अपोजिट थिंग्स हैं तो इंटरेक्शन तो होना ही होना है। जब इनका इंटरेक्शन होता है तो इनके इंटरेक्शन की वजह से अब फर्टिलाइजिन कहां प्रेजेंट है? ओवा की सरफेस पर। अब ओवा तो कहीं जा नहीं रहा है, ओवा तो एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ है। एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट है? स्पर्म के सरफेस पर। अब स्पर्म का जो हेड है, इस फर्टिलाइजिन प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन की वजह से जो स्पर्म का हेड है अटैच हो जाता है टू द सरफेस ऑफ द ओवम। टू द सरफेस ऑफ द ओवम। ये मेरा हैंड जो है वो ओवा का सरफेस है, ये स्पर्म का हेड है, इस पर एंटी फर्टिलाइजिन है, इस पर फर्टिलाइजिन है। इन दोनों का इंटरेक्शन के कारण ये स्पर्म गया और इस ओवा की सरफेस पर जाके अटैच हो गया फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। एक साइंटिस्ट थे F.R. लिली। कौन थे? F.R. लिली। यहां पर लिख लें, फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, किसने किया? F.R. लिली। फर्स्ट प्रपोज्ड बाई F.R. लिली। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के इंटरेक्शन को क्या किया? स्टडी किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। वो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हम लिख देते हैं और ग्रीन पेन से लिख देते हैं। द स्पर्म एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट। द स्पर्म establishes contact with ova। कौन सी सरफेस पर? एट lateral surface ova by its lateral surface। ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो स्पर्म एस्टैब्लिश होता है, जो कांटेक्ट बनाता है ओवा के साथ, तो कौन सी सरफेस से बनाता है? लेटरल सरफेस से कांटेक्ट बनाता है। समझ में आई इतनी बात? तो अब अगर हम देखें तो जो स्पर्म है बाय द लेटरल सरफेस ओवा से अटैच हो चुका है एंड दिस इज फॉलोड बाय dissolution of the plasma membrane of ovum and the sperm at the point of contact। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये फॉलोड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिसोल्यूशन से। अब क्या होगा? अगर देखें तो सब कुछ तो टूट चुका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिसोल्यूशन हो गया, मतलब अब स्पर्म अंदर पहुंचेगा। तो क्या होगा? इसको रब कर ले, आई थिंक रब कर ले तो, और जो बोले तो वो लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक बार रिव्यू ले ले जल्दी से। स्पर्म, जो एक्टिवेटेड स्पर्म है, वो जैसे एक्टिवेट हुआ उसने अंडरगो एक्रोसोमल जो रिएक्शंस की, उसमें केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट हुआ, दैट इज द स्पर्म लाइसिन having a enzymatic nature, and this sperm lysine consists the three enzyme: high hyaluronidase, corona penetrating enzyme, zona lysine or acrosin। This high hyaluronidase is actually for the dissolve
it dissolves the ground substance of the follicle, and this corona penetrating enzyme actually dissolve the corona radiata, and this zona lysine digests the zona pellucida. So digest or dissolve are the same thing. Now after this, on the surface of the ovum the fertilizing protein is present, and on the surface of the sperm there is an anti-fertilizing protein is present, and due to these fertilizing and anti-fertilizing, the interaction is occur by which the sperm come to the ova surface, and by which the sperm enter into the ovums. This is a simple process, and actually this interaction is discovered by the first proposed by a scientist F.R. Lilly. And the most important thing, the sperm establishes contact with ova by its lateral surface, and this is the important line because many times in exams this questions asked in a MCQs form which surfaces attaches to the ova by the sperm. Okay, इसको रफ कर लेते हैं, और जब तक रफ कर रहे हैं तब तक आप क्या करेंगे, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है स्पर्म का आर ड्रॉन इन द ओवम। द न्यूक्लियस and साइटोप्लाज्म किसका, स्पर्म का। तो द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेन ड्रॉन इनटू द ओवम। चला गया। अब क्या होगा, अब सबसे खास बात होने वाली है। वो खास बात क्या होने वाली है कि जब एंट्री होती है स्पर्म की इनटू द ओवम, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ओवा की सरफेस होती है वहां पर उसकी एंट्री एक केमिकल सिग्नल जनरेट करती है। द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इन्वॉल्व्स अ केमिकल सिग्नल in the egg which is transmitted to the surface of egg. ओके, तो क्या हुआ कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई कहां, एग में, तो वहां पर उस ओवा की सरफेस पर एक केमिकल सिग्नल जनरेट हुआ। तो द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ड्रॉन इनटू द स्पर्म, एंड क्या हुआ कि जब स्पर्म एंटर किया तो वहां पर क्या हुआ, एक केमिकल सिग्नल जनरेट हुआ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जो एग है वहां पर कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन होती हैं विच इनकैपेसिटेट ऑल अदर स्पर्म्स इन द विकिनिटी ऑफ द ओवम एंड प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू द ओवम। होता क्या है, इस टाइम पर जब ये स्पर्म अंदर एंटर कर रहा होता है ओवा के, तो वहां पर कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं, जोना रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के होने के कारण उस ओवा के चारों ओर जो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, अब उनकी एंट्री प्रिवेंटेड हो जाती है ओवा के अंदर। मतलब जैसे एक स्पर्म एंटर कर गया तो उसके एंटर होने के बाद ओवा के जो चारों ओर क्या जोना रिएक्शंस हुई, कॉर्टिकल रिएक्शंस हुई, और उन कॉर्टिकल रिएक्शन होने के कारण अब अगर हम देखें तो ओवा में कोई अदर स्पर्म अब एंटर नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। अब अगर हम सिंपली बोले तो हुआ क्या, the ova becomes activated and its membrane
अंडरगो डीपोलराइजेशन। आपको याद हो, ओवा में दो पोल्स होते थे, एक होता था एनिमल पोल और एक होता था वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो पोल होता था जिस पोल से स्पर्म ओवा में एंटर करता था। अब क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब उसके पोल चेंज हो गए, उसके पोल चेंज हो गए। एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोगों ने कई बार झूला झूलने गए होंगे मेले में, तो जिस तरफ से आप एंट्री करते हो, तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो, तो जिस तरफ से आप एंटर करे थे वो रास्ता बंद कर दिया जाता, आप उधर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने देखा होगा झूला झूलने के बाद आपको दूसरे गेट से बाहर निकालते हैं, तो चलो वहां पे दूसरे गेट से बाहर निकलने का एक सिस्टम है। अब स्पर्म एंटर हुआ एनिमल पोल की तरफ से, जैसे ही वो अंतर एंटर हुआ, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ओवा में बहुत सारे स्पर्म क्यों नहीं एंटर कर जाते। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है, तो हमने बताया कि वहां पर कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शंस होती हैं, और एक्चुअली इन कॉर्टिकल और जोना रिएक्शंस के कारण ही स्पर्म की जो और बहुत सारे स्पर्म उसके चारों ओर प्रेजेंट थे, उनकी एंट्री प्रिवेंटेड हो जाती है। और हमने बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे स्पर्म एंटर करता है, ओवा एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेट होने के कारण वहां पर डीपोलराइजेशन होता है इन एनिमल पोल और वेजिटल पोल में। और इस डीपोलराइजेशन के कारण अब जब एनिमल पोल और वेजिटल पोल में डीपोलराइजेशन हो गया, चेंज हो गया, तो क्या होगा? अब वहां पर स्पर्म की एंट्री के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो अब और दूसरे स्पर्म अंदर एंटर कर सकते हैं क्या? अब और दूसरे स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकते, और जब वो अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि ये पॉलीस्पर्मी क्या हो गई? प्रिवेंटेड हो गई। पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि एक से ज्यादा स्पर्म उसमें एंटर कर जा सकते थे, लेकिन इस पूरे होल प्रोसेस के कारण पॉलीस्पर्मी क्या हो गई? प्रिवेंटेड हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये स्पर्म अंदर पहुंचता है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट होती है। ओवा का जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन रुका हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, और जो सेकेंडरी oocyte था उसके डिवीजन से एक स्मॉल सेल बनता है, सॉरी एक स्मॉल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, दैट इज अ सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बनता है ooted। इस आप ooted को ओवा भी बोल सकते हैं। अब ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो इस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसी बीच सबसे खास एक इंपॉर्टेंट थिंग जनरेट होती है, और उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं एम्फीमेक्सिस। क्या यूज करते हैं? एम्फीमेक्सिस। ये जानते हैं क्या होता है? ये जो दोनों लोगों का जेनेटिक मटेरियल है ये आपस में फ्यूज करता है और सिंगल जेनेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। इस फ्यूजन के प्रोसेस को किसके? जेनेटिक मटेरियल के एम्फीमेक्सिस बोलते हैं। और अगर हम देखें तो ये आपका फिजियोकेमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो आपको मालूम है कि आपका ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज कुछ बात करते हैं। तो एक तो ये कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, जो चल रहा है बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि कैसे चलेगा, तो इस तरीके से आप लोग चलते रहिए। आज एक क्वेट के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बात लगे कि मैं क्वेट देख के बोलेंगे, कुछ मेरे फेवरेट क्वेट्स हैं और उसको देख के बोलेंगे हम
लेकिन फिर भी आज एक क्विट के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और वो है, देयर इज नो लॉ ऑफ प्रोग्रेस, आवर फ्यूचर इज इन आवर ओन हैंड्स टू मेक और टू मार। फिर से, देयर इज नो लॉ ऑफ प्रोग्रेस, आवर फ्यूचर इज इन आवर ओन हैंड्स टू मेक और टू मार। पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और इस चैप्टर के एंडिंग टॉपिक के साथ, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।